अब बात करते हैं भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की। बाइक से फरार हुआ अमृतपाल अब तक गिरफ्त से बाहर है। भगोड़े अमृतपाल सिंह का मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। Person called Amritpal Singh, who calls himself a preacher and who has decided to launch a march. खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस पिछले 3 दिन से बड़ा सर्च अभियान चला रही है। अमृतपाल सिंह एक ऐसा शख्स है जिसने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नींदें उड़ा रखी है, जिसके चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट ने पंजाब को कश्मीर बना के रख दिया है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर टाइट सिक्योरिटी है, सारे नेटवर्क सर्विसेज बंद हैं, नो कॉल्स एंड नो मैसेजेस। पूरे पंजाब में स्टेट पुलिस से लेकर सेंट्रल की आर्म फोर्सेस तक केवल इसी आदमी को ढूंढने में लगी हुई है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके फॉलोअर्स बेखौफ हथियार उठाए चलते हैं और ये पुलिस स्टेशन पर तक धावा बोले। ये एक ऐसा शख्स है जिसने खालिस्तान मूवमेंट की डिमांड को दोबारा भारत के सामने रख दिया है, जिस डिमांड को कभी 1980s में भिंडरवाले ने रखा था। तो आखिरकार ये अमृतपाल सिंह कौन है, क्यों इसकी ट्रेनिंग के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है? दोस्तों, मेरा नाम है अनुज गर्ग और इस वीडियो में इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आप लोगों को दूंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अमृतपाल सिंह और उसकी खालिस्तान की डिमांड्स को जानने से पहले एक बार खालिस्तान मूवमेंट और उससे जुड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इस मूवमेंट के सपोर्टर्स की डिमांड बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं पंजाब को भारत से अलग करने की और एक सेपरेट देश पंजाब को बनाने की। टेक्निकली इन सब की शुरुआत हुई थी 1920s के उस दौर में, जब कांग्रेस इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। वही मुस्लिम लीग अपनी अलग कंट्री बनाने का सपना देखने लग गई। 1929 में जब नेहरू ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पेश किया तो काफी नेचुरल था कि मुस्लिम लीग अपनी सेपरेटिस्ट पॉलिसीज की वजह से इसका विरोध करेगी। बट आउट ऑफ सिलेबस आने वाले अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने इस रेजोल्यूशन का विरोध करा और पंजाब को सेपरेट स्टेट बनाने की उनकी डिमांड ने सबको सकते में डाल दिया। यह गौर करने वाली बात है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगुवाई करने में पंजाब हमेशा से ही आगे रहा था। लाला लाजपत राय से लेकर भगत सिंह और उधम सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी भी पंजाब से ही आते थे, इसलिए तारा सिंह की इस डिमांड ने सबको परेशान करके रख दिया। आई नो आप लोग इस समय तक आते आते ये सोच रहे होंगे कि जब पंजाब में नेशनलिस्ट मूवमेंट इतने जोरों पे था तो तारा सिंह ने इस रेजोल्यूशन का विरोध क्यों किया और क्यों वो पूर्ण स्वराज के खिलाफ उठ खड़े हुए। दरअसल दोस्तों, सिख कम्युनिटी का एक ऐसा पार्ट था जो सेल्फ रूल डिटर्मिनिज्म की आइडियोलॉजी पर बिलीव करता था, जिसके चलते सिख ऐसा मानते थे कि पंजाब को रूल करने का अधिकार स्वयं उन्हें ईश्वर ने दिया है। लेकिन आखिरकार ये सेल्फ रूल का डिटर्मिनिज्म सिखों में आया कहां से? वेल, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा मुगल पीरियड को। इसकी शुरुआत औरंगजेब के उस क्रूअल टाइम में होती है जब मुगल्स और सिखों के बीच आए दिन स्ट्रगल होते रहते थे, और इन्हीं संघर्षों की चिंगारी विस्फोट में तब बदल गई जब औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9th गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। आप लोगों को पता है कि औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज धार्मिक कट्टरता के ऊपर बेस्ड थी, जिसके चलते उसने काफी सारे लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन कराया और सिखों के 9th गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करी। गुरु तेग बहादुर की इस हत्या ने सिखों को और उनके बेटे जो सिखों के 10th गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, अंदर से इन सभी को झकझोर कर रखे। फिर क्या था, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए और मुगल्स के खिलाफ सिखों को यूनाइट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत कर दी, जिसका मकसद था रिलीजियस और सोशल बेसिस पे सिखों को यूनाइट करना। और खालसा पंथ में ऐसे लोगों को शामिल होना था जो अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे और जो गुरु को मानते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के साथ साथ खालसा पंथ अपने आप को एक पावरफुल आर्मी के रूप में तब्दील कर देगा। औरंगजेब की डेथ के बाद जब मुगल एम्पायर अंदर से कमजोर पड़ने लगेगा, तब इसी का फायदा उठाकर 1710 में बंदा सिंह बहादुर की लीडरशिप में सिखों का दिल्ली से लाहौर के बीच में एक बहुत ही पावरफुल मुगल सेंटर सरहिंद पर भी कब्जा हो जाता है। इस टाइम तक सिखों का पॉलिटिकल इमरजेंस हो रहा था और इसी टाइम एक बहुत ही फेमस नारा दिया गया, राज करेगा खालसा। ये फ्रेज ओवर द टाइम दोस्तों इतना पॉपुलर होने लगा कि ये सिखों की प्रेयर्स में तक शामिल हो गया। दूसरी ओर सेंटर में कमजोर मुगल राजा होने की वजह से सिखों को अपनी सेल्फ गवर्नेंस चलाने का
अच्छा खासा मौका मिल गया था। उन्होंने अपने कॉइन मिंट्स करना चालू कर दिए, यहां तक कि ट्रेड के लिए अपनी सील्स तक बना डाली और लेटर लिख लिख कर लोगों में बांटे गए, जिसमें लिखा था भगवान ने उन्हें इस जगह पर रूल करने का अधिकार दिया है। उनका पंजाब पर रूल करने का अधिकार था, यह बात सिखों के अंदर धीरे धीरे घर करने लगी थी। और इसी सेल्फ रूल के डिटर्मिनिज्म के चलते 1929 में जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ तो अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया और पहली बार पंजाब को सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड रखी। पर बात आती है 1946 में। अकाली दल यूनाइटेड इंडिया में शामिल होने को तैयार हो गया था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी, अकाली दल की यह डिमांड तभी मानने को तैयार था जब पाकिस्तान के रूप में इंडिया का पार्टीशन ना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान बनाया जाता तो उसमें पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, अप्रोक्सीमेटली 55% हिस्सा जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वो पंजाब से अलग आ जाता और ये अकाली दल को हरगिज मंजूर नहीं था। लेकिन फाइनली नेहरू के एश्योरेंस के बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी एंड पंजाब एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन पार्टीशन के बाद जब पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो यहां से लोग चीटेड महसूस करने लगे और इसी के चलते अब इस आंदोलन की शुरुआत होगी भारत की आजादी के बाद। आजादी के बाद देखिए, एक तरफ जहां पे पूरा देश इंडिपेंडेंस की खुशियां मना रहा था, वहीं पंजाब और बंगाल को पार्टीशन का दंश झेलना पड़ा था। और कई सिख लीडर्स इंडियन गवर्नमेंट से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि जिस ऑटोनॉमी की बात उनसे इंडिपेंडेंस के पहले करी गई थी वो उनको मिल नहीं रही थी। इनफैक्ट जब बाकी स्टेट्स ने भी लैंग्वेज के बेसिस पर उनकी स्टेट को फॉर्म करने की बात करी, तब जाकर 19 इयर्स के बाद 1966 में सिखों की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया और रिलीजन के बेसिस पे नहीं बल्कि लैंग्वेज के बेसिस पर सिखों को अपना एक अलग स्टेट दिया गया। उस टाइम पे 3 हिस्सों में पंजाब को बांटा गया था। पहला हिस्सा था पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए पंजाब, दूसरा हिस्सा था हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़, जो बाद में पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल भी बना, जिसके चलते आज भी पंजाब और हरियाणा में काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं। खासकर मेन इश्यूज हैं रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर। जब पंजाब को 1966 में एक स्टेट का दर्जा मिला, इसके चलते खालिस्तान की डिमांड कुछ हद तक तो कम हो गई, पर इंदिरा गांधी के आने से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. क्योंकि उनके पीरियड में सेंटर की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी और स्टेट गवर्नमेंट की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी और एक बार फिर से पंजाब में अपनी स्टेट पावर्स को बढ़ाए जाने को लेकर आवाज उठना शुरू हो गई और इसी सभी से परेशान होकर अकाली दल ने पहले 1973 में और फिर 1978 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड रख दी। वेल, बात यहीं पे नहीं रुकी। इस प्रपोजल में सुझाव दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन और करेंसी पे राइट होगा, बाकी सभी मामलों पर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को खालिस्तान की मांग का शुरुआती दौर माना गया। लेकिन आप लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इन्हीं तरह की डिमांड 1940s में मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। जिन्ना ने भी सबसे पहले मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड करी थी, लेकिन उनकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड बाद में पार्टीशन की डिमांड के रूप में बदल जाती है। भारत की सरकार इसको हरगिज नहीं होने दे सकती थी। यह लगभग भारत में दूसरे पार्टीशन के बैकग्राउंड को सेट कर सकता था। जाहिर सी बात है, भारत की सरकार इसे एक सेपरेटिस्ट डॉक्यूमेंट बोल के आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को खारिज कर देती। लेकिन इन सब ने पंजाब में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मोशन सेट कर दिया और इस मोशन में स्पीड आएगी भिंडरवाले की एंट्री के साथ। दोस्तों, पंजाब पॉलिटिक्स की इसी कश्मकश के बीच एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होती है जो आने वाले समय में खालिस्तान मूवमेंट के साथ साथ पंजाब की जड़ें हिलाकर रख देगा। जरनैल सिंह भिंडरवाला पंजाब में सिख पॉलिटिक्स का एक उभरता हुआ लीडर और ब्रांड एम्बेसडर। 1982 में अकाली दल के साथ मिलकर भिंडरवाले ने धर्म युद्ध मोर्चा का आगाज कर दिया, जिसका मकसद उसी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को दोबारा से रिस्टोर करना था जो पंजाब के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा था। लेकिन किसी भी लीडर को जरूरत होती है मासेस के सपोर्ट की। यह भिंडरवाले का करिश्मा ही था कि जो काम अकाली दल इतने सालों में नहीं कर पाई थी, वो भिंडरवाले ने रातों रात पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया था और इन सभी के चलते ही उसका पॉलिटिकल कद बाकी सभी पंजाब के नेताओं से बड़ा हो गया। धर्म युद्ध मोर्चे की रैलियां, भाषण
में जमकर भीड़ इकट्ठे होने लगी। कई बार तो पुलिस को इस भीड़ को काबू करने के लिए लोगों को जेल में डालना पड़ा। बताया जाता है कि लगभग 80,000 से भी ज्यादा लोगों को इस टाइम में जेलों में ठूसा गया था। अब कहानी में मोड़ आएगा 1983 में, क्योंकि उस टाइम तक आते आते पंजाब का माहौल काफी तनावपूर्ण होने लगा था। यही नहीं, पंजाब पुलिस डीआईजी एएस अटवाल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये तो दोस्तों बस शुरुआत थी। कंडीशन और भी खराब तब होगी जब कुछ लोग बस को रोककर उसमें 6 लोगों की हत्या कर देंगे। इस सरेआम हो रहे कत्लेआम से माहौल और भी खराब होने लगा था। टारगेट किलिंग्स के चलते पंजाब में दंगों का अंदेशा होने लगा था और अब केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होने लगा था, जिसके चलते उसको पंजाब में प्रेसिडेंट रूल तक थोपना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल थोपने के बाद भी पंजाब पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसने सिचुएशंस को और खराब कर दिया था। 1 जनवरी से लेकर 3 जून 1984 में पंजाब में कुल मिला के 298 हत्याएं हुई। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से लगभग 1981 में 27 किलिंग्स हुई, 1982 में टोटल 22 किलिंग्स हुई और 1983 में टोटल 99 किलिंग्स हुई। और पंजाब में इन्हीं सभी घटनाओं को बंद करने के लिए अब लॉन्च होगा केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, पंजाब के इतिहास का दुर्विक मोड़ तब आता है जब भिंडरवाले की लीडरशिप में कुछ लोगों ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल को अपना गढ़ बना डाला। कहा यह जाता है कि अगर कुछ दिन और भिंडरवाले वहां रुकता तो पंजाब को खालिस्तान घोषित कर देता। इसके लिए उसका खात्मा करना सेंटर के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और फाइनली 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाएगा। 1 जून से ही आर्मी ने गोल्डन टेंपल की घेरेबंदी को शुरू कर दिया था। पंजाब से आने वाली हर ट्रेन को रोक दिया गया, बस सर्विसेज बंद हो गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और फॉरेन मीडिया को भी पंजाब से बाहर रहने को कह दिया गया था। पंजाब में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, खाली सड़कें, सब लोग अपने घरों में कैद थे। 4 जून की शाम तक आते आते गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। मंदिर के अंदर से भी जवाबी कार्रवाई होने लगी थी। पूरा अमृतसर शहर गोलियों और एक्सप्लोजन की आवाज से गूंजने लगा था। भीषण खून खराबा हुआ और इन सब का अंत होगा 6 जून को, जब इंडियन फोर्सेस के द्वारा भिंडरवाले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इन सभी में बदले में इंडियन आर्मी को भी अपने 83 सोल्जर्स की जान को गंवाना पड़ा। लेकिन किसी को शायद पता भी नहीं था कि इन सभी घटनाओं का अंत होगा इंदिरा गांधी की हत्या के साथ। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अमृतसर के गोल्डन टेंपल को काफी भारी नुकसान होने के साथ साथ कई सारे मासूम लोगों को भी अपनी जानों को गंवाना पड़ा था। इसे सिख कम्युनिटी ने अपने आप पर हमला मारा, जिससे खालिस्तान की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स सावंत सिंह और बेहन सिंह ने कर दी थी। इंदिरा गांधी की किलिंग के रिएक्शन में सिखों के खिलाफ आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस शायद सबसे बड़े दंगे चालू हो गए थे। काफी सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। लगभग दिल्ली में ही 8000 डेथ्स हुई थी। इन दंगों में अकेले दिल्ली में कुल मिलाकर 210 गुरुद्वारे, 12 हॉस्पिटल, 8 सिख स्कूल और 9179 घरों को जला दिया गया था। इन दंगों ने खालिस्तान सपोर्टर्स को और ज्यादा वायलेंट कर दिया और आज उसी खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है अमृतपाल सिंह के द्वारा, जिनको 1980s में कभी जर्नल सिंह भिंडरवाले ने उठाया था। तो आखिरकार ये अमृतपाल सिंह कौन है? इसकी हिस्ट्री को जानने से पहले सबसे पहले पाकिस्तान से इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि इन सब के पीछे आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि जब अमृतपाल सिंह की फ्लाइट भारत में लैंड हो रही थी, उससे पहले उसकी फ्लाइट लैंड हुई थी जॉर्जिया में, जहां पे उसकी ट्रेनिंग करी थी पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला पाकिस्तान को खालिस्तान में क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके गम को, उसके दर्द को पाकिस्तान आज तक नहीं भुला पाया है। और पाकिस्तान सोचता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को मुझसे अलग करके, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को मुझसे अलग करके इंडिया ने बांग्लादेश की फॉर्मेशन में मदद करी थी, उसी तरीके से खालिस्तान को भारत से अलग करने के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। और इस साजिश के पीछे का मेन कारण यह है पाकिस्तान की पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में
एक ऐसी भी पॉलिसी चलती है जहां पे कोई भी एक छोटा सा स्टेट दो बड़े देशों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। अगर खालिस्तान भारत से अलग होकर एक अलग देश बनता है तो इसमें पाकिस्तान को इंडिया के कंपैरिजन में उससे एक छोटे देश खालिस्तान से नेगोशिएशन करना आसान हो जाएगा और इसीलिए पाकिस्तान इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सूत्रों से पता लगता है। अब जानते हैं प्रेजेंट डे सिनेरियो को जहां पे एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। 90s के बाद से ही खालिस्तान सपोर्टर्स की तरफ से छुटपुट घटनाएं तो सामने आती ही रहती थी, पर जब से इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट कोविड-19 के समय से चालू हुआ, खालिस्तान सपोर्टर्स उसी के आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। दीप सिंधु, जिसने कभी फार्मर प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जो जिम्मेदार था इंडियन नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट से हटाने के लिए, उसी के डेथ के बाद उसी के ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब डे का हेड बन जाता है अमृतपाल सिंह। पर जब से वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाए, उसकी बातें, उसकी आइडियोलॉजी, उसका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ बदल गया है। बोलते हुए ऐसा ही लगता है कि मानो स्वयं सामने जर्नैल सिंह भिंडर वाले ही खड़ा है। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी इवल बात नहीं है। अमृतपाल सिंह और उसकी पंजाब पुलिस के बीच टकरार की बात तब शुरू हुई जब अमृतपाल सिंह के एक फॉलोअर को पुलिस ने उठा लिया था और उसको छुड़वाने के लिए अमृतपाल सिंह ने अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ में रखकर थाने पे धावा बोल दिया था। तब अमृतपाल सिंह के काफी सारे स्टेटमेंट वायरल हुए थे जिसमें पंजाब के साथ साथ सेंटर की भी नींद उड़ा दी थी। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट था, जब लोग हिंदू नेशन की मांग कर सकते हैं तो हम हमारे लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। Democracy like a Hindu Rashtra movement, like the socialist movement or any other movement. When a home minister says he will crush something, it's not a kind of home minister says something. I just refer to the history. आज से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान मूवमेंट का विरोध करने की कीमत अपनी जान से चुकाई थी। खालिस्तान मूवमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता, भले वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भले वो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह। ये दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता, ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। कहना असीं मरदे मर जाएंगे, बस अपना दावा नहीं छड्डदे। अमृतपाल के इसी स्टेटमेंट ने उसको भिंडर वाले 2.0 बना दिया है। शुरू में पंजाब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेने से बचती रही थी, पर अब जाकर जब सेंटर की तरफ से मदद मिली तब जाकर अमृतपाल सिंह की धरपकड़ शुरू हुई। अमृतपाल सिंह आज भी फरार है। वो भेष बदलता हुआ सीसीटीवी कैमरास में कई बार देखने को मिल चुका है और उसको आज भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक हाथ में नहीं आया है। हालांकि अब तक आते आते पंजाब में काफी सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। इंटरनेट सर्विसेज को एक बार दोबारा से शुरू कर दिया गया है, पर खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले भारत के केवल कुछ ही लोग हैं। मोस्टली सिख आज भी अखंड भारत के कॉन्सेप्ट से ही जुड़े हुए हैं। इवन जब कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले सिख कम्युनिटी के लोग ही फर्स्ट एड के लिए वहां पहुंचते हैं। इंडियन आर्मी में भी बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी के लोग हैं। यहां तक कि खालसा के नाम से सिख एनजीओ को नोबेल प्राइज के लिए भी 2021 में नॉमिनेशन में रखा गया था। इसलिए कुछ लोगों की वजह से पूरी सिख कम्युनिटी को ब्लेम और टारगेट करना ठीक नहीं है और हमें यही उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही अमृतपाल सिंह को पकड़कर आने वाली जितनी भी साजिशें हैं उनको नाकाम करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में खालिस्तान इशू से लेके प्रेजेंट पास्ट हमने सब कुछ पढ़ने की कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद भी आई होगी। इसी तरीके और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलने का। जय हिंद।